गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ में। और आज हम मौजूद हैं CST मुंबई पर और यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। अगले 2 घंटे तक रहेंगे आपके साथ, 9 बजे तक बने रहिएगा आप हमारे साथ में, क्योंकि हर देश दुनिया की मॉर्निंग अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि भारतीयों को अगर गैर जरूरी कोई काम नहीं है तो ना ही जाए। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जितने भी भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनसे पहले तो कहा है कि काराकास में जो भारतीय दूतावास है उनके साथ में संपर्क में रहे, क्योंकि वहां के दूतावास यानी काराकास के दूतावास के साथ में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लगातार बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला की ओर गैर जरूरी यात्राओं को ना करने की दे दी गई है। तो ऐसे में वेनेजुएला में पहले से मौजूद भारतीयों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। भारतीयों को ज्यादा सावधानी बरतने और लोकल मूवमेंट को लिमिटेड रखने के लिए भी कहा गया है। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं संभल का, जहां पर हाजीपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही जो अतिक्रमण था वो लोगों के द्वारा खुद हटा दिया गया। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई होने वाली है, बुलडोजर चलने वाला है। आपको खबर बता दें कि सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर आज बुलडोजर चलने वाला है और उससे पहले लोग ही अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आए। तो अतिक्रमण हटाने से पहले सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया था अतिक्रमण को हटाने के लिए, वरना जो बुलडोजर है वो चला दिया जाएगा, ये साफ तौर पर कहा गया था। लेकिन उससे पहले कैसे अतिक्रमण को हटाया जा रहा था वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। तो आपको बता दें कि हाजीपुर में नवीन पत्ती श्रेणी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए मस्जिद के निर्माण पर स्थानीय प्रशासन की आज बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले ही मस्जिद निर्माण से जुड़े लोगों ने खुद ही लोहे और लकड़ी के दस्तावेजों समेत बाकी सामान को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टीन की शेड को निकाला जा रहा है, दीवार तोड़कर ईंट बटोरी जा रही है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो अवैध रूप से लगाई गई हर चीज को मिट्टी में मिला देगा। योगी मॉडल के ऊपर मौलाना सफदर हुसैन की तरफ से एक बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि योगी मॉडल में सब सुरक्षित नजर आ रहे हैं। वहीं ये भी कहा उन्होंने कि जब सपा की सरकार थी तो कैसे उस वक्त गुंडे मौजूद रहा करते थे, लेकिन आज की तारीख में हर जगह सुरक्षित है, आम इंसान सुरक्षित है। तो ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया कि मुसलमानों की सुरक्षा बढ़ी है योगी मॉडल के अंदर और उसकी सराहना करते हुए वो नजर आए हैं। तो आपको बता दें धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने योगी सरकार के काम करने के तौर तरीकों को मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो अवैध गतिविधि में शामिल है, जो जमीनों पर कब्जे करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में योगी सरकार सख्त कदम उठाएगी। अब देखिए योगी मॉडल जो है वो एक थोड़ा सा शिद्दत वाला है, थोड़ी शिद्दत है योगी मॉडल में। वैसे योगी से हमें फायदा बहुत मिला, इसलिए कि हमने देखा था समाजवादी के जमाने में छोटे छोटे आदमी गुंडे थे। हमने देखा था कोई अगर झगड़ा होता था ना तो थाने में जा नहीं सकते थे, इसलिए कि हर आदमी नेता था। अब जो है इंसाफ की जंग है, हर आदमी से। योगी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, योगी ने सीधे साधे आदमी से कभी कुछ नहीं कहा। योगी किससे कहता है? जिनके यहाँ 2 नंबर का है। योगी किससे कहता है? जिन्होंने अवैध जगहों पे कॉलोनियां बसा ली हैं। हम उसके फेवर में, कोई बात नहीं है, कानूनी होना चाहिए। मगर मैं आपके माध्यम से ये बात कहूँगा कि ये भी बात गलत है कि जरा सी बात पे बिल्डोजर चलाया जाए। हमें आपको जो है ये हक नहीं है। ये कानून जो है कोर्ट तय करेगा कि इसके घर को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप कौन होते हैं कि जरा सा मैंने सुना और फौरन मैंने आपको छूट कर दिया? नहीं, हमें आपको या गवर्नमेंट को हक नहीं दिया किसी ने। ये बात मैं गलत मानता हूँ। बाकी मुझे अच्छा है, मुझे योगी भी पसंद है। खबरों में अब बात भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर की कर लेते हैं, जो कि बीते दिन थाने में पहुंचती हुई नजर आई। लखनऊ में उनके खिलाफ में विवादित टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें कि पहलगाम टेरर अटैक को लेकर उनकी तरफ से विवादित टिप्पणी की गई थी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर भी टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद उनका काफी विरोध हुआ था और इसी को लेकर लखनऊ की हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था और इसी के लिए पूछताछ के लिए नेहा राठौर वहां पहुंची थी। तो आपको बता दें कि राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने का आरोप उनके ऊपर लगा है कि देश के खिलाफ जाके उनके द्वारा यहाँ पर विवादित पोस्ट की अगर टिप्पणी की गई। आप देखिए पूरी खबर।
पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जब भी सूर्योदय होगा दिन के समय में किसी महिला का बयान दर्ज किया जाता है, तो मैं देखती हूँ, फिर मैं आऊंगी अपना बयान दर्ज कराने के लिए। किस पूरे मामले में आपके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की गई है? पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, हाँ, तो उसी सिलसिले में ये FIR दर्ज हुआ था। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में CST मुंबई से खबरों का सिलसिला लगातार जारी। तो सुना आपने, सरेआम ये किसान नेता पुलिस को ओपन चैलेंज कर रहा है। एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने की धमकी दे रहा है, जिसमें इसके साथी किसान भी ताल में ताल मिला रहे हैं और कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। किसानों की ये भीड़ SSP दफ्तर के बाहर की है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर ये सभी किसान बैठे हुए थे, जिसमें इस तरह से पुलिस को चेतावनी दी गई। ये धरना प्रदर्शन किसान नेता धर्मेंद्र मलिक और गढ़वाला की अगुवाई में किया गया, तो पूरी कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया, जहां पर पुलिसकर्मियों को सरेआम ललकारा गया। एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने की धमकी दी गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर से आई है। अब आपको खबर ये बताते हैं कि कहां पर मारपीट का वीडियो सामने आया है, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। यूपी से ये वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है। आखिरकार कैसे इस युवक की पिटाई की जाती है, आप पूरी खबर डिटेल में देखिए रिपोर्ट में। तस्वीरें देखिए, एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, कैसे धरपकड़ की गई, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। पुलिस और SOG की संयुक्त कार्रवाई में यह अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से भारी तादाद में तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। इस दौरान 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी पंचायत चुनाव के समय गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थे, जिसके लिए ये सभी आरोपी बदमाशों को हथियार सप्लाई करने की तैयारी में थे। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और SOG को अवैध हथियार फैक्ट्री चलाई जाने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई। फिर SOG के साथ मिलकर स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो पहले भी अवैध हथियार मामले में जेल जा चुके हैं। उनसे पंचायत चुनाव के दौरान हथियारों की डिमांड की जाने लगी, जिसके बाद वो इसको बनाने में लग गए। एक्चुअल में चूंकि पंचायत चुनाव को मालूम है इस समय आ रहा है, और तैयारियां हमारे गांव में ग्राम प्रधान वगैरह भी सब लोग कर रहे हैं जो सहज प्रत्याशी हैं, और ये सभी लोग भी ये हैं जो गन्ने के खेत वगैरह में काम कर रहे थे, टेबल पे बना रहे सभी लोग। बरामद हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। नेटवर्क से जुड़े कई और आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही साथ उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान हथियारों की मांग की थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सन्नी और राम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सन्नी और राम कुमार पर पहले से कई केस दर्ज हैं। लोगों को अक्सर हम ये सलाह देते हैं कि आप चलती ट्रेन से मत उतरिए और ना ही उसमें चढ़ने की कोशिश करिए। ना केवल सलाह देते हैं बल्कि बतौर एग्जाम्पल सेट करने के लिए कई सारे खबरें अपने ही बुलेटिन के जरिए बताई हुई है श्रुतिका, लेकिन बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही एक वीडियो भी सामने आया है, खबर सामने आई है, जिसमें एक शख्स यही गलती करता है और कैसे उसकी जान पर बनाती है। आप देखिए इस रिपोर्ट याद किया है ताकि इससे बचा जा सके। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर खरीदारी करें। तस्वीर यूपी के झांसी से आई है, जहां पर गहने कारोबारियों ने इस तरह का संदेश दुकानों में चिपका रखा है।
उनसे साफ साफ कहा गया है कि अगर गहने खरीदने हैं तो चेहरे को बिना ढके आएं, नहीं तो दुकान में नो एंट्री है। कारोबारियों ने इस तरह की शर्तें कस्टमरों के साथ क्यों रखी हैं? अब उसकी वजह भी बता देते हैं। बता दें कि सराफा बाजार में बीते कुछ दिनों में गहने की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें नकाब पहने महिलाएं दुकान पर आती थीं और सामान देखने की आड़ में गहनों पर हाथ साफ कर जाती थीं। सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस ऐसे नकाबपोश महिलाओं को पकड़ने में नाकाम रही। नतीजा, अब कारोबारियों ने चोरी से बचने के लिए नया नियम बना लिया है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि किसी भी ग्राहक को तभी ज्वेलरी दिखाई जाएगी जब उसका चेहरा खुला होगा। जब से महंगाई बढ़ी है, सोने चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं, उस कंडीशन में अराजक तत्वों का आना और तेजी से बढ़ गया है। वो लोग नकाब बांध करके आते हैं और चोरी कर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारी पुलिस को यह भी नहीं बता पाता है कि कौन सा शख्स था। पूरे सर्राफा कारोबारियों ने एक मत से ये फैसला लिया है। उनका साफ कहना है ऐसे में चोरी की घटनाएं कम होंगी, लेकिन इसके बावजूद कोई इस तरह की हरकत करता है तो वो आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। संभल में आज फिर क्यों चलेगा बुलडोजर और रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर कौन से बड़े आरोप लगाए हैं? यूपी की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि वो आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस का अमला मौके पर मौजूद है। एक तरफ से विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहस के बीच रोहित उर्फ पिंटू पाल अचानक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। आरोप है कि उसकी 2.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा जबरन कब्जा करने पहुंचे थे, जबकि रोहित पाल का कहना है कि उसका परिवार करीब 100 साल से इस जमीन पर काबिज है। बताया जा रहा है कि रोहित पाल के परिवार की करीब 8 एकड़ जमीन पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा ने विधायक रहते हुए कुछ साल पहले खरीदी थी। बाद में सीमांकन के दौरान रोहित के हिस्से की 2.5 एकड़ जमीन भी उसी रकबे में निकल आई, जिस पर विवाद हो गया। हाल ही में तहसीलदार न्यायालय ने पूर्व विधायक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद जमीन पर कब्जे की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई टाल दी है। मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा है और प्रशासन नजर बनाए हुए है। कैसे खबर दिखाएंगे कि महज 40 रुपए कैसे एक रेस्टोरेंट संचालक मांगता है कुछ लोगों से जो कि दरअसल दबंग हैं, और वो देने से इनकार कर देते हैं और खासा मारपीट भी करते हैं। आप और इसके बाद में घायल संचालक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। फिलहाल घायल संचालक और सीसीटीवी की फुटेज जो है उनको बरामद करके पुलिस ने संचालक के कहने पर मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। आपको दिखाते पूरी खबर। मध्य प्रदेश के अमरपाटन थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सिर्फ 40। आपको बता दें कि टूर्नामेंट का आयोजन वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाला है। इस आयोजन को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी अब खेल की दुनिया में भी नया इतिहास रचने जा रही है। वाराणसी में पहली बार नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते दिखाई पड़ेंगे। जी हां, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है और यहीं पर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की लगभग 40 टीमें हिस्सा लेंगी और लगभग 1200 से अधिक खिलाड़ी अपना जो कौशल है वो इस चैंपियनशिप में दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पे वाराणसी के लिए और वाराणसी के खिलाड़ियों के लिए भी ये एक बड़ी सौगात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया था। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा
जो आप स्पोर्ट्स इस कॉम्प्लेक्स है देख रहे हैं उसे तैयार किया गया था और माना यह जा रहा था कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। जो खिलाड़ी हरियाणा या फिर दिल्ली या जो दूसरे बड़े जो शहर होते हैं जहां पर खेल की ज्यादा सुविधाएं होती है वहां का रुख करते थे, लेकिन अब उन खिलाड़ियों के लिए वाराणसी का ये जो सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो किसी वरदान से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से वाराणसी अब स्पोर्ट्स हब के तौर पे पहचाना जाएगा। और देखिए सिर्फ वाराणसी का ये सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं बल्कि वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है और माना ये जा रहा है कि मार्च तक उसकी भी सौगात काशी वासियों को मिलने जा रही है। तो धर्म और संस्कृति के साथ साथ अब खेलों की दुनिया में भी बनारस नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत। आखिरकार किसने की सांड की सवारी, डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश से जुड़ी हुई बड़ी 20 खबरें देख लीजिए। इंदौर में दूषित पानी को लेकर नवभारत के सवाल से भागे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व एमएलए आकाश विजयवर्गीय कार का शीशा चढ़ाकर आगे बढ़ गए। इंदौर के भागीरथपुरा में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का विरोध, स्थानीय लोगों ने वापस जाओ के लगाए नारे, काले झंडे भी दिखाए। इंदौर के भागीरथपुरा में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। आईएएस क्षितिज सिंघल इंदौर नगर निगम के नए कमिश्नर बने। भागीरथपुरा जहरीला पानी कांड के बाद दिलीप यादव को हटाया गया था। दूषित पानी पर खजाने मिल जाते हैं और उसके बाद में खजाना मिलने के बाद में लोग करोड़पति बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं, लेकिन राजस्थान के टोंक में ऐसा हुआ भी है क्योंकि यहाँ पर जमीन में से सिल्वर का एक देग निकला है और जब से वो बाहर आया है उसके बाद से वहां पर ये टॉक ऑफ द टाउन है और इसी को लेकर अब चर्चा ये है कि जब ये देग खुलेगा तो इस देग में से क्या निकलेगा, क्योंकि अभी ये पुलिस के कब्जे में। आप देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के टोंक जिले में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब गांव देवरी में बंजर जमीन पर जेसीबी से खुदाई के दौरान एक सिल्वर देग बाहर निकल आया, जिसके बाद गांव में जमीन से खजाना निकलने की बात आग की तरह फैल गई और वहां पर सैकड़ों गांव वाले जुट गए। ये सिल्वर का बड़ा सा मटका नुमा देग जैसे ही जमीन से बाहर निकला, मौके पर मौजूद सैकड़ों गांव वाले उसे लूटने के लिए टूट पड़े, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो उसे खोल ना सके। तभी मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने हल्का बल प्रयोग कर गांव वालों को वहां से खदेड़ दिया और देग को अपने कब्जे में ले लिया। वहां से पुलिस देग को अपनी गाड़ी में रखकर थाने ले आई। बाद में प्रशासन ने देग को उप कोष अधिकारी कार्यालय निवाई में सुरक्षित रखवाकर सील करवा दिया। अधिकारियों के अनुसार देग को पुरातत्व विभाग की टीम ही अब नियमानुसार खोलेगी, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस देग में क्या है। वहाँ जब खुदाई की जेसीबी से एक घड़ीनुमा आकृति वहाँ पे मिली है, तो उसको हमने जब्त किया है। जब्त करने के बाद में अभी टेजरी ऑफिस में हमने उसको जमा करवा दिया और डबल लॉक में उसको सील चस्पान भी करके रखवा दिया। सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय के जो मौके के निर्देश थे उसके अनुसार आगामी जो भी आदेश होंगे पुरातत्व विभाग की टीम आएगी और वो इसको खोलेगी। दरअसल शनिवार को कुछ ग्रामीणों ने चरागाह भूमि पर ताजा गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई देखी। इस पर ग्रामीणों को लगा कि वहां पर कोई शव दबाया गया है। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर जुट गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन मंगवाकर खुदाई करवाई गई, जहां खुदाई के दौरान एक सिल्वर देग बाहर निकल आया। फिलहाल अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर देग में कौन सा खजाना निकला है। और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। बिहार के रोहतास में पुलिस ने एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। अब आप सोचिए कि ये जो गैंग है, ये बड़ी उम्र के जो पुरुष हैं, उनकी शादी करवाने के नाम पर उनके साथ में ठगी करने के काम को अंजाम दे रहा था। और ऐसे में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। इनसे कैश भी बरामद किया गया है। लेकिन अब पूछताछ इस बात को लेकर की जा रही है कि इस गैंग में क्या और भी लोग शामिल हैं जो इस धंधे को आगे बढ़ा रहे थे। आप देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में चेहरा ढके खड़े ये 5 लोग हैं जिन्होंने आज तक न जाने कितने लोगों को चूना लगाया, वो भी ऐसा कि लोग पुलिस में शिकायत तक करने से कतराते थे।
दरअसल ये लोग फर्जी शादी करा के लोगों से मोटी रकम ऐंठते थे और फिर दुल्हन समेत सभी लोग गायब हो जाते थे। लेकिन इस बार पुलिस को इनकी कारिस्तानी की भनक लग गई और ये सभी लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने बिहार के रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र से 3 महिलाओं रागिनी देवी, धर्मशिला देवी और जया पटेल के साथ अभिषेक पटेल और श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग शादी का झांसा देकर राज्य से बाहर के ऐसे पुरुषों को निशाना बनाती हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है एवं जिनकी शादी नहीं हो रही है। वैसे पुरुषों से ये लोग अपने गिरोह की जो लड़की है जया कुमारी पटेल, उससे फर्जी तरीके से शादी करवा देते हैं तथा शादी के नाम पर मोटा रकम वसूलते हैं और शादी के बाद जो गहने वगैरह वो भी लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं। तो सुना आपने, ये लोग कितने शातिर थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक इस गिरोह ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने 5 आरोपियों के पास से 1,33,000 कैश, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुरुषों को ठगने के बाद ये सभी अपना मोबाइल का सिम तोड़कर फेंक देते थे ताकि किसी को इनकी लोकेशन ना मिल सके। दरअसल पुलिस को इस गिरोह के बारे में कई शिकायतें मिल चुकी थीं, लेकिन इस बार रोहतास पुलिस ने एक टीम गठित कर ऐसा जाल बुना कि पूरा गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकले। हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी और उसके बाद में जब वो भिलाई पहुंचते हैं तो उनका जोरदार स्वागत समर्थकों के द्वारा किया जाता है। दरअसल चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पिछले साल 18 जुलाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के द्वारा घोटाले में पूछताछ को लेकर की गई थी और तब से वो न्यायिक हिरासत में ही थे। जिस काफिले पर लोग फूल बरसा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, दरअसल वो काफिला छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य का है, जो 168 दिन बाद जेल से बाहर आए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसा जश्न मनाया। रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद चैतन्य बघेल सीधे भिलाई 3 स्थित अपने निवास पहुंचे। रायपुर से भिलाई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लंबा काफिला उनके साथ चला, जिसमें दर्जनों गाड़ियां शामिल थीं। जगह जगह कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं, आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटे के जन्मदिन में बाहर आना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता इतनी जल्दी छूट जाऊंगा, लेकिन धन्यवाद करता हूं अपने वकीलों का, कोर्ट का कि मुझे जल्दी जमानत मिली है। ईडी की कार्रवाई को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, अब जो जांच चल रहा है उसके बारे में मेरा बोलना तो उचित नहीं है क्योंकि मामला प्रचलन पे है। बेटे की जेल से रिहाई के मौके पर भूपेश बघेल भी काफी खुश नजर आए। खास बात ये रही वो जेल से खुद गाड़ी चलाकर अपने बेटे को अपने भिलाई स्थित आवास लेकर आए। एक तरफ चर्चिता पुन्नी है, दूसरे तरफ पोते के जन्मदिन और तीसरे बेटे की रिहाई, तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत खुशी का दिन है। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई 2025 को कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सितंबर 2025 में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में उन्हें जेल में ही औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था। तब से लगातार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज होती रहीं, लेकिन 3 जनवरी को बिलासपुर हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत दे दी। अब बात करेंगे इंदौर शहर की। दिल्ली की पहचान माने जाने वाला कुतुब मीनार क्या एक वेधशाला है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूर्व एएसआई निदेशक के द्वारा ये बयान दिया गया है, जिसके बाद में एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। दिल्ली में शब्दोत्सव कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान उनकी तरफ से ये दावा किया गया है और जिसके बाद में जो साधु संत हैं वो केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कुतुब मीनार के अंदर विष्णु भगवान का मंदिर बना दिया जाए। दिल्ली की पहचान कहे जाने वाली कुतुब मीनार को देखने हर साल दुनिया भर के लाखों लोग आते हैं। इसकी ऊंचाई, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इसी के साथ एक विवाद भी कुतुब मीनार के साथ अक्सर खड़ा हो जाता है कि क्या कुतुब मीनार मंदिरों के ऊपर बनाई गई? कई पुरातत्ववादियों ने कुतुब मीनार में श्लोक लिखे होने का दावा किया तो कई ने मंदिर होने का, और अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक धर्मवीर शर्मा ने भी कुतुब मीनार को वेधशाला
बताकर एक नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि धर्मवीर शर्मा ने कुतुब मीनार पर सालों तक एक लंबी रिसर्च की है और उन्होंने कुतुब मीनार के वेधशाला होने का दावा दिल्ली में 2 जनवरी से चल रहे शब्दोत्सव 2026 कार्यक्रम में किया, जिसका आज समापन होने वाला है। मैंने 6 बार ये प्रयोग करके कुतुब मीनार पर देखा है। 12 बजे जब सूर्य 21 जून को दक्षिणायन में आएगा तो इसकी कुतुब मीनार की छाया नहीं गिरती। ये इसका एक पुरातात्विक प्रमाण है और ये साहित्यिक प्रमाण भी है। हमको ये बताना था, हमको ये आकलन करना था कि सूर्य किस समय उत्तरायण से दक्षिणायन में आता है, इसलिए कुतुब मीनार को झुकाने की आवश्यकता पड़ी। निर्माण में इसकी फाउंडेशन को ठीक करना पड़ा और उसका ये अकाट्य प्रमाण है कि ये वेधशाला है। पर अब संत भी खुलकर सामने आ गए हैं। वाराणसी के महंत जगदीश्वर दास जी महाराज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कुतुब मीनार को सनातनियों को सौंप दिया जाए ताकि वहां पर मंदिर बनाकर विष्णु ध्वज लहराया जा सके। वास्तविकता देखा जाए तो वो वहां पर आज भी 27 से ज्यादा मंदिर आज भी वहां दबे हैं। उसे दबाकर तब इन्होंने मस्जिद का निर्माण किया था, कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ऐसे कई अवशेष वहां पर आज भी हैं। तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ सभी सनातनियों से और केंद्र से भी मांग करता हूं कि इस पर निरंतर अपना दृष्टि डाले और सनातन संस्कृति की भावनाओं को जागृत करे और उनको सौंपा जाना चाहिए। वहां पे मंदिर का निर्माण हो और भगवान विष्णु का स्वयं दिव्यान विराजमान हो। आपको बता दें कि कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद 3 विश्व धरोहरों में से एक है। 1192 ईस्वी में मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। लेकिन क्या वाकई में कुतुब मीनार के नीचे मंदिर दबे हैं? इस बात पर अक्सर बहस छिड़ना अब आम हो चला है।